सब डिसीजंस लेने के लिए भगवत गीता में सिखाया गया है कि वैल्यूज जब सामने होना आपके क्लियर तो डिसीजन लेना इजी है, और जब वैल्यूज नहीं है, वैल्यूएबल्स आपके सामने हो तो डिसीजन लेना मुश्किल है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। जब भगवत गीता पढ़ लेगा व्यक्ति तो उसको कोई हरा नहीं सकता दुनिया में। मोरालिटी स्ट्रैटेजी नहीं है, इंटेग्रिटी सिचुएशनल नहीं है कि मैं ईमानदारी को सिचुएशन के हिसाब से यूज करूं, स्ट्रैटेजी के हिसाब से यूज करूं, अपने फायदे के लिए ईमानदारी का इस्तेमाल करूं। इट इज बेटर टू डिजर्व एन ऑनर एंड नॉट रिसीव इट रादर देन रिसीविंग द बैज ऑफ ऑनर विदाउट डिजर्विंग इट। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एथिक्स को लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तभी प्रैक्टिस करते हैं जब वो आसान होता है। देखिए, इट इज एथिकल होना वो नहीं है कि व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग व्हेन देयर इज नो चॉइस। एथिकल होना तब है व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग, व्हेन डूइंग द राइट थिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एंड यू आर स्टिल डूइंग द राइट थिंग। जब सही काम करना सबसे मुश्किल काम है और फिर भी आप सही काम करते हैं, उसको बोलते हैं एथिक्स। मेरे क्लाइंट हैं अग्रवाल जी, इनकी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, ये इंडियन आर्मी में हुआ करते थे, हमारे प्रोफेसर भी है। कंपनी ठीक चल रही थी, एक दिन दोस्त इनके पास आया और बातचीत हो रही थी, तो वो भी इनके साथ आर्मी में कर्नल था, ये भी आर्मी में कर्नल थे। वो उनको बोला, यार अग्रवाल परेशान चल रहा हूं। बोला, क्या परेशानी है यार? वो नौकरी ढूंढ रहा हूं, कहीं नौकरी नहीं है मेरे पास, परेशान हूं। अरे तू तो मेरे साथ कर्नल था, तू नौकरी ढूंढ रहा है, क्यों परेशान होता है यार? तू आजा मेरी कंपनी में काम कर मेरे साथ। बोला, क्या बात करता है? हाँ यार आजा ना, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस रखते हैं, तू ऑपरेशंस अच्छा संभालेगा, तेरा आर्मी में एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। बोला, थैंक यू यार, तूने मेरे को इमीडिएटली नौकरी दे दिया यार, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। कुछ दिन, हफ्ते, महीने ठीक ठाक बीते, सब ठीक चल रहा था। तो अग्रवाल जी और ये रात को एक दिन 7:45 बजे देर हो गई, अपने अपने केबिन से निकलते हुए अचानक मिले। तो दोस्त बोला, यार अग्रवाल आज एक बात दिल की कहना चाहता हूं। बोले, बोल। बैठ यार, साथ में कुछ कॉफी पीते हैं। वाह यार अग्रवाल, एक बात बता, तूने और मैंने एनडीए के एग्जाम्स की तैयारी तो एक ही साथ करी थी ना, हाँ या ना? तू और मैं एनडीए एग्जाम इकट्ठे क्रैक करके आर्मी इकट्ठे एक ही दिन तो ज्वाइन किया था, हाँ या ना? तूने और मैंने इकट्ठे प्रमोशन ली थी, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल भी हम दोनों एक साथ बने थे, हाँ या ना? तू और मैं इकट्ठे वीआरएस लेकर के आर्मी से बाहर भी आए थे, हाँ या ना? आज तू कहां है? 2000 करोड़ की कंपनी का मालिक और मैं तेरी कंपनी में मामूली जनरल मैनेजर। ये किस्मत नहीं है तो और क्या है? ये किस्मत नहीं है तो और क्या है? तो अग्रवाल जी बोले, दोस्त मैं अपनी दोस्ती में ये बात लाना नहीं चाहता था, पर तूने आज ये बात छेड़ दी तो उसका जवाब जरूर दूंगा। जवाब सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? अग्रवाल जी बोले, याद कर वो रात को 2 बजे मैंने तुझे जगाया और बोला, यार दोस्त वो बर्फबारी हो रही है और हम मशीन बिना तरपाल चढ़ाए खुली छोड़ करके आ गए हैं, तो उठ चलते हैं, जाकर के वो मशीन को तरपाल चढ़ा के कवर करके आते हैं, नहीं तो नुकसान होगा। तूने मना कर दिया। तूने कहा रात के 2 बज रहे हैं, इतनी बर्फ में 3 किलोमीटर कौन पैदल जाएगा और वापस 3 किलोमीटर कौन पैदल आएगा? सो जा, सुबह तरपाल चढ़ा दी जाएगी। मैंने फिर इंसिस्ट किया, गलती हमारी है, हमें जाना चाहिए। तूने कहा, यार क्या बात करता है, इस समय जाएंगे इतनी बर्फ में, बीमार पड़ना है? तू इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट हूं या मशीन इंपॉर्टेंट है? सो जा, सुबह जाएंगे। मैंने फिर इंसिस्ट किया कि हमें जाना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तूने क्या जवाब दिया? किसका नुकसान होगा? ना तेरा नुकसान होगा ना मेरा नुकसान होगा, सरकार का नुकसान होगा। सो जा, सुबह तरपाल चढ़ा देंगे। मैं फिर इंसिस्ट किया, दोस्त तू नहीं माना, तू अपने कमरे में जाकर के सो गया और मैं रात 2 बजे उठा, बड़े बूट्स पहने, छाता लिया, धसती हुई बर्फ में पांव घुसा के 3 किलोमीटर पैदल गया। रात को जाकर के 3 बजे पहुंच के तरपाल चढ़ाई और फिर पांव में धसती बर्फ के अंदर वापस लौट करके आया और अपने कमरे में आके सोया। दोस्त वो दिन था और आज का दिन है। तू तब भी, दोस्त वो दिन था और आज का दिन है, तू तब भी एम्प्लॉय ही था, इसलिए तू आज भी एम्प्लॉय ही है, और मैं तब भी ओनर ही था, इसलिए मैं आज भी ओनर ही हूं। एक आदमी ओनर बनता है जिम्मेदारी लेने से, सही निर्णय लेने से। Are you with me loudly? Yes, no? इसको बोलते हैं इमोशनल डिसीजन वर्सेस एथिकल डिसीजन। वो भगवत गीता आपको सिखा रही है। A person becomes good not when he does not do any bad,
ओनली व्हेन ही एक्चुअली डज समथिंग गुड। गलत ना करना सही नहीं है, सही करना सही है। हाँ, ये इंटेग्रिटी जो होती है ना, ये सिंपल यस और नो है। अगर वैल्यूज आपकी ठीक है तो आपके पास या है या नहीं है। कैरेक्टर एक प्राइसलेस चीज है, इसमें कोई प्राइस नहीं है। आपको पता है वो एक फेमस एग्जांपल है, वो स्टील किंग हुआ करते थे अमेरिका के, एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी, द स्टील जायंट ऑफ यूएसए। एंड्रयू कार्नेगी बहुत बड़े अमेरिका के सबसे बड़े अरबपतियों में थे। तो एक दिन रात को एक पार्टी में थे किसी जगह, पर क्या उतना अखबार में चेहरा छपता नहीं था रोज के लोग पहचान पाए। तो वहां पे एक महिला से मिले जो बहुत अपनी तारीफ कर रही थी, बहुत ब्रैग कर रही थी। तो उसे बोला उन्होंने, हे ब्यूटीफुल लेडी। बोले यस। बोले मैं एक आपको ऑफर देना चाहता हूं, अगर आप आज की रात मेरे साथ बिताएं तो मैं आपको $1000 देना चाहूंगा। तो बोले पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, बदतमीज इंसान, तुम्हें कौन ले आया पार्टी में? बोले नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं कह रहा था अगर आप आज की रात मेरे साथ बिताएं तो मैं आपको $10,000 देना चाहता हूं। 1000, 10,000, स्टूपिड, घटिया इंसान, कैसी बात करते हो तुम, जानते नहीं हो कौन हूं मैं? नहीं नहीं सॉरी, मैं एक्चुअली गलती से निकल गया मुंह से, ऐसी बात नहीं, मैं कह रहा था अगर आप आज की रात मेरे साथ बिताएं तो $1,00,000 देना चाहता हूं। व्हाट नॉनसेंस। उसने गाली देना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। वो औरत बहुत गुस्से में आ गई। व्हाट आर यू टॉकिंग? बोले नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मैं एंड्रयू कार्नेगी हूं, अगर आप मेरे साथ एक रात बिताएं तो मैं आपको $1,000,000 देना चाहता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा, बस मेरे और आपके बीच में है। तो मैडम बोली कि कैसे देंगे पेमेंट, कैश या चेक? जैसे ही आपने वैल्यूज को प्राइस टैग लगा दिया, वैल्यूज अपनी वैल्यू खो देते हैं। जैसे ही आपने मूल्यों और संस्कारों की कीमत लगा दी, उसकी कीमत वहीं समाप्त हो जाती है। और जब आपका स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम हो तो डिसीजन मेकिंग जिंदगी में आसान हो जाती है। शीलम प्रधानम पुरुषे। महाभारत क्या कहता है कि कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक इंसान में। इसीलिए कितने भी व्यापारी आए गए, पर हमारे देश में रतन टाटा जी का सम्मान हमेशा बना रहेगा। भगवत गीता एक ग्रंथ है कैरेक्टर का, मोरालिटी का, प्रिंसिपल्स का, वैल्यूज का। वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्चश्च जायते गांडीवम। गांडीव खिसक रहा, इतना मेरा बुरा हाल हो गया। कैसे इमोशन जो होता है आपको अनस्टेडी बना देता है, कैसे वो आपको डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता है। तो जो यंगस्टर यूथ इमोशनल होकर डिप्रेशन में चला जाता है, उनके लिए मैं मैसेज दे रहा हूं कि फेलिंग टू फेस द फूलिंग फीलिंग, क्या failing to face the fooling feeling will make you face the permanent failing। मैं समझाता हूं। failing to face, आप फेल कर रहे हैं, फेस करना किसको? fooling feeling, वो फीलिंग जो आपको बेवकूफ बना रही है। अगर आप उसको ठीक नहीं किया, वो फीलिंग fooling feeling जो आपको बेवकूफ बना रही है, तो failing to face the fooling feeling will make you face the permanent failing। आप परमानेंटली फेल हो जाएंगे अगर इसको नहीं किया संभाला तो। ये डाउन साइड है इमोशनल होने का कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। ये डाउन साइड है कि आपके लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल जो ब्रेन है वो स्लो हो जाता है। और ऐसे आदमी का पूरी दुनिया लाभ उठाती है। आपको पता है इमोशनल आदमी का हर आदमी फायदा उठा के चला जाता है। यस और नो? इमोशनल इंसान का हर बाजू वाला आदमी फायदा उठा लेता है। और ये जो इंसान है ये नंबर ड्रिवन माइंडसेट में फिट ही नहीं होता है, ये ओवर थिंकर है। और इसी की इसका स्ट्रेस, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ डाइट, लैक ऑफ हंगर सब खत्म होता है। यही सिम्टम्स हैं एक इलॉजिकल पर्सन हो जाने के, जब वो लॉजिकल नहीं रहता। और वही श्लोक में बताया गया है, वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्चश्च जायते। अगर ये अर्जुन ठीक होता तो भगवान उसको उत्तिष्ठ युद्धाय कृत निश्चय नहीं बोलते आगे चल के। तो ये आज का चैप्टर था हमारा, इमोशनल डिसीजन वर्सेस एथिकल डिसीजन। इसको समझ पाना ये ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता आपको सिखाती है। ये वो एक लर्निंग है, जिंदगी में सब छूट जाए, भगवद गीता की लर्निंग नहीं छूटनी चाहिए। यही मेरा आप सबको और पूरे देश को और हमारे सारे यूथ को, युवाओं को ये मैसेज है। इसीलिए मैं सबसे कहूँगा कि इस वीडियो को आप फैलाइए, लोगों तक पहुँचाइए, भगवद गीता पहुँचाइए, लोग पढ़ें और अपनी बुद्धि का विकास करें। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।